हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए यहाँ पर एनसीईआरटी की सीरीज चली, इसमें कि हम लोगों ने क्लास 6 के एनसीईआरटी का पहला और दूसरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। आज के इस क्लास में हम लोग थर्ड चैप्टर को कवर करने वाले हैं। अगर इस क्लास का आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी फर्स्ट कमेंट पिन में आप सभी को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने इसके पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा हुआ है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसका नाम क्या है? तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें वस्त्र की, तो जो भी आप वस्त्र पहनते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? वो बने होते हैं आपके तागों से। ठीक है, और ये जो तागे होते हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आपके तंतुओं से। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी क्या है? तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, अब इसी तंतु, तागे और वस्त्र के बारे में हमें पूरा डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है ना। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए एक छोटी सी आपको स्टोरी की फॉर्म में बता रखा है। जैसे कि मान लीजिए जब भी आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के कपड़े देखने को मिलते हैं। कुछ कपड़े आपको संश्लिष्ट कृत्रिम देखने को मिल सकते हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ठीक है, या फिर कुछ कपड़े आपको ऊनी, सूती, ठीक है, रेशमी देखने को मिल सकते हैं। यानी कि कपड़ों में क्या होता है, आपको विविधताएं देखने को मिलती है। इसी तरह जो पहेली और बुझो है, ये किसी कपड़े की दुकान पे जाते हो और उनको यहाँ पर कपड़ों में विविधताएं देखने को मिलती है। यानी जो कपड़े होते हैं वो अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के बारे में बता रखा है। कपड़े की दुकान पर भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझों ने अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ किया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट यानी जो बिस्तर पर बिछाने की चादर होती है, ठीक है, इसके अलावा आपके कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया और झाड़न, डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। ठीक है, उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? अब देखिए, आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे वस्त्र होंगे, जैसे कि आपकी बेडशीट होगी या फिर जो कपड़े आपने खुद पहन रखे हैं। ठीक है, तो उनमें से आपके कुछ कपड़े आपके ऊनी होंगे, कुछ रेशमी होंगे, कुछ पॉलिएस्टर के होंगे, कुछ नायलॉन के होंगे ना। तो इन्हीं के बारे में आपको यहाँ पर बता रखा था। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वस्त्रों में विविधता, है ना। अब यहाँ पर आपको क्रियाकलाप 1 में क्या दे रखा है? आप जो है किसी दर्जी की दुकान पे जा सकते हैं इन कपड़ों की विविधता का पता लगाने के लिए। वहाँ पर आपको क्या मिल सकता है? कुछ सूती कपड़े मिल जाएंगे, कुछ रेशमी मिल जाएंगे, कुछ ऊनी मिल जाएंगे। तो आप जो है इन कपड़ों को इकट्ठा कीजिए। ठीक है, जो सूती कपड़े हैं आपके, जो रेशमी कपड़े, जो ऊनी कपड़े हैं, जो संश्लिष्ट हैं, है ना, और इन पे क्या कीजिए, एक लेबल लगा लीजिए कि हाँ ये कपड़े जो आपके सूती हैं, ये कपड़े आपके ऊनी हैं, ये कपड़े आपके पॉलिएस्टर के हैं, है ना। तो उन पे क्या कीजिए, एक लेबल लगा लीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। उसके बाद में आपको दे रखा है कि जो आपने यहाँ पर लेबल लगा रखा है अलग अलग कपड़ों पर, उसमें से आप एक सूती कपड़ा ले लीजिए यहाँ पर, है ना। सूती कपड़े का वह टुकड़ा लीजिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था, है ना। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या फिर तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। ये तागे कहाँ से आते हैं? ठीक है, अब देखिए, जो आपने सूती कपड़ा ले रखा है, ठीक है, उसमें से क्या कीजिए, कोई एक तागा बाहर खींचने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने कोई किसी छोटे सा कपड़े का टुकड़ा ले रखा है तो उसमें जब आप खींचते हैं उसको तो उसमें से तागे उधरने लगते हैं, है ना। या फिर अगर आपको तागे नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पिन वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको तागे जो है ईजिली मिल जाएंगे। यानी कि जो हमारा ये कपड़ा होता है किससे बना होता है? जब हम तागों को एक साथ इकट्ठा करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पूरा का पूरा हमारा कपड़ा बन करके तैयार हो जाता है। यानी जो हमारा वस्त्र है, ठीक है, जो हमारा वस्त्र है किससे बना हुआ है? तागों से बना हुआ है। ठीक है, अभी जो तागे हैं, है ना, ये किससे बने हुए हैं? इसके बारे में बता रखा है यहाँ पर, तंतु। ठीक है, अब देखिए तंतु क्या होता है ना। अब देखिए, जो आपने ये तागा निकाला था ना, जैसे कि यहाँ पर आपको इमेज में दिखा रखा था कि ये जो आपका वस्त्र है तागों से मिलकर के बना हुआ है, तो इसमें से जो आपने एक ये तागा निकाला, ठीक है, इसको आप यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, और इसको क्या कीजिए, अंगूठे की मदद से हल्का सा खरोचने का प्रयास कीजिए, है ना। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इस तागे में भी आपको जो है पतली पतली यहाँ पर लड़ियाँ दिखाई देखने को मिलेंगी, यानी कि पतले पतले धागे और दिखाई देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। जो आपके तागा, मतलब जो एक तागा आपने लिया था उसमें से भी क्या हो गया, आपको अनेक तागे यहाँ पर देखने को मिल गए। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि तंतु किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब भी आप जो है सुई में धागा पिरोने की कोशिश करते हैं या फिर कोई मोती वगैरह पिरोने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर भी आपको क्या होता है, जो तागे होते हैं आपके, उसमें कई सारी पतली पतली लड़ियाँ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आप उनको पानी वगैरह का यूज करके या फिर साबुन वगैरह का यूज करके जो है मोतियाँ अपना पिरो लेते हैं या फिर सुई में धागे जो है
लेते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। इसके बारे में यहाँ पर बता रखा है, सुई में धागे पिरोने डालने का प्रयास करते समय आप ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार तागों का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नोक से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की यह दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी अधिक पतली लड़ियों से मिलकर के बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ समझा कि जो हमारे वस्त्र हैं वो कैसे तैयार किए जा रहे हैं, है ना। पहले तो वस्त्रों तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए, तागे चाहिए, ठीक है। तो तागों जो आपके तागे हैं, इससे हमारा क्या बन गया, एक वस्त्र बन गया। बट ये जो तागे हैं ये किससे बने हुए, तो ये आपके बने हुए तंतु से, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्रम ही आपसे पूछ लेगा, ठीक है, कि पहले तंतु आता है, फिर तागा आता है, फिर वस्त्र आता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि पहले नंबर पे तो आपका होता है फाइबर, ठीक है, यानी कि तंतु, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, आपका यान बनता है। उसके बाद में आपका क्या होता है, फैब्रिक बन करके तैयार हो जाता है, ठीक है। तो तंतु से आपका बनता है तागा, तागे से बनता है आपका वस्त्र, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस आपको नोट करके रख लेना है, ओके। तो तंतु क्या होते हैं, तागे क्या होते हैं, वस्त्र क्या होते हैं, इस बारे में आपने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। यह तंतु कहाँ से आते हैं, तो यहाँ से आप जो है इतना नोट करके रख सकते हैं कि जो वस्त्र होते हैं ये हमारे तागों से बनते हैं या फिर धागों से बनते हैं, और जो ये धागे होते हैं किससे बनते हैं, आपके तंतुओं से मिलकर के बने होते हैं। यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नोट कर रहे हो तो ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है। यह तंतु कहाँ से आते हैं, जो तंतु होते हैं ये कहाँ से आते हैं, ठीक है। हमने तो जान लिया कि तंतु से आपके तागे बन रहे हैं, तागे से आपके वस्त्र बन रहे हैं, बट जो तंतु है आखिर ये गए कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी यहाँ पर बता रखा है। कुछ वस्त्रों जैसे कि सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के लिए तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यानी जो तंतु है हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु, ठीक है, नेचुरल फाइबर कहते हैं, है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। रुई तथा जूट पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तिक ऊन से प्राप्त होता है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। जो आपने रेशम वगैरह देखा होगा तो ये आपका किससे मिलता है, रेशमी कीट कोकून से खींचा जाता है। रेशमी कीट के बारे में जो आपका रेशम का कीट होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके अभी क्लास 6 की एनसीईआरटी में सिर्फ आपको इतना बता रखा है कि जो आपका रेशमी तंतु है आपके रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हालांकि इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, 1000 वर्षों तक वस्त्र का निर्माण केवल प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग करके ही होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों में ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे कि इन्हें क्या कहते हैं, संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा आपका पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण है। अब देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, जो आपके प्राकृतिक तंतु थे यानी जो प्लांट और एनिमल से मिलते थे उन्हीं का हम लोग यहाँ पर यूज करते थे, है ना। बट अभी जो है कई सारे केमिकल सब्सटेंस यानी कि जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका यूज करके भी जो कपड़े वगैरह होते हैं, जो आपके तंतु होते हैं उनको तैयार किया जाता है ना। जैसे कि आपके पॉलिएस्टर के कपड़े हो गए, नायलॉन हो गया, है ना। तो ये कृत्रिम तरीके से बनाए थे, यानी कि संश्लिष्ट तरीके से बनाए थे। इन्हें हम क्या कहते हैं, संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ पादप तंतु यानी जो प्लांट से मिलते हैं हमें तंतु, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर रुई हो जाएगा, ठीक है। अब रुई के बारे में यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि आपने दिवाली वगैरह में या फिर जब कोई पूजन वगैरह होता है तो उसमें रुई की क्या होगी, बत्तियाँ बनाई होंगी, है ना। ऐसा पतला पतला करके रुई की क्या किया जाता है, बत्तियाँ बनाई जाता है ना। या फिर जो आपका रुई होता है ये आपकी गद्दों, रजाइयों या फिर तकियों बनाने में यूज किया जाता है ना। तो इसके बारे में यहाँ पर बता रखा था। यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए, इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया, यह छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख सकते हैं कपास तंतुओं से बनी है ना। जैसे कि आपने खींच करके रुई को क्या करना देते हैं, पतला सा बना देते हैं। तो ये भी क्या होता है, आपका जो कपास तंतु होते हैं उनसे मिलकर के बनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है कि जो रुई होती है आखिर हमारी ये कहाँ से आती है, ठीक है। तो इसे कहाँ पर उगाया जाता है, आपके खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की जो मृदा होती है वो क्या होती है, ब्लैक होती है, यानी कि काली होती है तथा जलवायु उष्ण यानी कि गर्म होती है। जैसे कि आपका महाराष्ट्र और गुजरात वाला इलाका हो गया है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, जो आपकी मृदा होती है, जो मिट्टी होती है वो काली होती है और जो जलवायु वहाँ की होती है वो काफ़ी उष्ण होती है ना। इसलिए आपने देखा होगा जो महाराष्ट्र होता है वहाँ पर सर्दियाँ वगैरह नहीं पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, महाराष्ट्र और आपका गुजरात हो गया, जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है, ठीक है। कपास पादप के फल, कपास गोलक, जो आपके कपास के फल होते हैं ना उसको हम लोग कपास गोलक कहते हैं, क्योंकि इनका जो आकार होता है बिल्कुल नींबू के साइज का होता है। आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, ठीक है, ठीक है।
लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसे कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफुल्लों रोओं के इतना श्वेत हो जाता है जैसे कि हिम से ढक लिया गया। जैसे कि आपने जब कपास की खेती वगैरह देखी होगी, ठीक है, तो इस तरीके से दिखता है। आपको यहाँ पर इमेज में बता भी रखा है। जो कपास की खेत होते हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो आपको देख करके लगेगा कि जैसे पूरी की पूरी बर्फ की चादर बिछी हुई है ना। तो यहाँ पर इसी के बारे में आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर देखने पर लग रहा होगा कि जो है ये पूरी की पूरी बर्फ से ढका हुआ है, बट ये आपके कपास के फल होते हैं, है ना। तो ये आपकी कपास की इस तरीके से खेती की जाती है, जैसे कि यहाँ पर आपको इमेज में दिखा रखा था। आगे देखते हैं। साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा पृथक यानी कि प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों को कंतन, ठीक है, द्वारा पृथक किया जाता है। इसे प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि कपास ओटना किस प्रक्रिया को कहते हैं। तो जो कपास के आपके यहाँ पर आपने देखा होगा ना, जो आपके ये कपास के फल हैं, ठीक है, जब इनको तोड़ लिया गया हैंड पिकिंग के द्वारा, ठीक है, प्लग कर लिया गया, तो उसके बाद में क्या किया जाता है, यहाँ पर जो इनके बीज होते हैं इनसे इनको अलग कर दिया जाता है। और किस विधि द्वारा किया जाता है? कतंतन, जो कंघा होता है ना, हस्त कंघा, ठीक है, उसके द्वारा इनको अलग कर लिया जाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो कपास के बीज होते हैं उनसे कपास को अलग करना क्या कहलाता है? आपका कपास ओटना कहलाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पर पूरा नोट करके लिख लीजिएगा कि कपास के बीजों को कंतन, ठीक है, जो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, जो आपका कंघा होता है उसके द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं, है ना। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। तो ये आपकी जो है मतलब जो पहले की विधियां हैं उसके बारे में दे रखा है कि पहले आपका जो है हाथ से ही हस्त कंगन द्वारा यहाँ पर कपास को अलग किया जाता था उसकी बीजों से, ठीक है, बट अब बहुत सारी मशीनों वगैरह का भी यूज किया जाता है। अब यहाँ पर बता रखा है जूट यानी कि पटसन के बारे में। अब चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पटसन तंतु पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि जो पटसन तंतु होता है ये कहाँ से मिलता है? तो पटसन पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसकी खेती भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि पटसन की खेती किस समय की जाती है? तो वर्षा ऋतु में की जाती है, ठीक है। और कहाँ पर की जाती है? भारत में, ठीक है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। जितनी भी लाइन लिखी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन जाता है कि जो भारत है वहाँ पे पटसन की खेती प्रमुख रूप से कहाँ पर की जाती है? तो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में की जाती है, ठीक है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिन तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों से पृथक कर लिया जाता है। देखिए जो आपका पटसन का ये तना होता है ना, इसको कुछ दिन तक क्या करते हैं? जल में भिगो करके रख देते हैं, ठीक है। और इसको जो आपकी कटाई की जाती है ये आपकी पुष्पन अवस्था में ही की जाती है। अब इसको जब जल में भिगो करके ऐसे रख दिया जाता है तो ये क्या होता है? पूरा फूल जाता है ना। उसके बाद में जो पटसन आपके तंतु होते हैं उनको क्या किया जाता है? हाथों के द्वारा पृथक कर लिया जाता है, ठीक है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया जो तंतु होते हैं इनसे आपके तागे बनाए जाते हैं ना। अलग अलग तंतुओं से आपके क्या बनते हैं? तागे बनते हैं। तागों से फिर क्या बनता है? आपका वस्त्र यहाँ पर बनाया जाता है। तो यहाँ पर तंतुओं को पहले तागों में परिवर्तित किया जाता है, उसके बाद में इससे वस्त्र आपका तैयार किया जाता है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर बता रखा है जैसे कि रुई के बारे में मैंने बताया था ना कि रुई को अगर आप देखेंगे ऐसे खींच के, आपने कभी भी बत्तियां वगैरह बनाई होगी तो इस चीज़ को देखा भी होगा, ठीक है। तो वो आपकी इसी तरीके से दिखाई देती है। इसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ से अंगूठे अथवा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए, ठीक है, और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचे तथा रेशों को लगातार ऐंठते ही रहिए। क्या आप तागा बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप रुई को हल्का हल्का सा ऐंठते जाएं, है ना, आपने ये चीज़ करके भी देखी होगी, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर पाएंगे? तागा को बना पाएंगे, है ना। रेशों से तागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि रेशों से तागे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कताई कहते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने बताया कि जो कपास के आपके फल होते हैं, ठीक है, उनको जब बीजों से अलग किया जाता है तो वो क्या कहता है? कपास ओटना कहलाता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो कताई प्रक्रिया इसको भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने पर रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है, ठीक है। अभी जो कताई की प्रक्रिया ये कैसे की जाती है, ठीक है। तो एक तो आपका किया जाता है हस्त तकुआ, जिसे हम लोग तकली की तरह किया जाता है ना। हाँ, इसे हस्त तकुआ भी आपका कहते हैं। और एक आपका जो गांधी जी हैं इसमें आपका चरखा का भी इमेज रखा है ना, तो उससे आपका किया जाता है ना। कटाई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है जिसे तकली कहते हैं। आप यहाँ पर तकली की इमेज भी देख सकते हैं।
हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा, इसे महात्मा गांधी ने उसका यूज किया था। ठीक है, चरखे का उपयोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पश्चिमी रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागे से बुने वस्त्र को पहने था ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है ना। बृहद पैमानों पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात लोगों का उपयोग वस्त्र बनाने में तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि कताई क्या होता है आपका, है ना। तागों से वस्त्र, अब देखिए जो तागे होते हैं इनसे आखिर वस्त्र किस तरीके से कौन सी विधियों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो तागों से वस्त्र बनाने की कई विधियां, इनमें दो जो है आपकी प्रमुख विधियां हैं, बुनाई तथा बधाई। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है, मैच द फॉलोइंग में करके भी पूछा हुआ है ना, बुनाई क्या होता है और बधाई क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में बता रखा है, बुनाई आपका क्या होता है ना। तो तागों के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विविंग कहते हैं, बुनाई कहते हैं। इसे आपका इंग्लिश में विविंग कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं, है ना। अब इसको आप एक इमेज से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये आपका क्या है, बुनाई है, विविंग की प्रोसेस। जैसे कि मान लीजिए आप जो है कागज़ की पतली पतली मतलब ऐसे ऐसे काट लीजिए कागज़ को, फिर इस पर क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए आपने इस तरीके से काटा, फिर ऐसा ही एक और काट लीजिए। ठीक है, फिर इस पर क्या कीजिए, एक के बाद मतलब ऐसे ऊपर नीचे करके इस तरीके से, जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा होगा, इस तरीके से जब आप लगा रहे हो तो इसमें आपको दो सेट यान की जरूरत पड़ी है ना, दो तागों की जरूरत पड़ी है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बुनाई कहते हैं, है ना। तो बुनाई का मतलब क्या होगा, इसमें कि दो तागों की आपको दो सेट की जरूरत पड़े, वो क्या हो गया, आपका बुनाई हो गया। तो ध्यान में रखिएगा कि बुनाई में आपके तागों की दो सेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ऐसे ऊपर करके नीचे करके इस तरीके से लगाया जाता है आपका। ठीक है, यहाँ पर ये बिन करके भी दिखाया हुआ है ना, और इस तरीके से आपका पूरा बन करके तैयार हो जाता है। तो इसमें क्या होता है आपके, जैसे कि ये लाल वाला आपका हो गया और एक इसमें जो ग्रीन वाली पट्टियाँ लगी हैं, तो इसमें आपके दो प्रकार के जो है सेट की आवश्यकता होती है ना। तो ये आपका हो गया बुनाई। अब इसके बाद में दे रखा है आपको बधाई क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आगे दे रखा है, इसी ढंग से तागों के दो सेट को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। जैसे कि यहाँ पर तो सिर्फ आपको ये मतलब कागज का इस तरीके से बना करके बता रखा था कि इसमें दो सेट की जरूरत पड़ती है, बट इसी तरह से जो तागे होते हैं उनको भी व्यवस्थित किया। जैसे कि अगर आप जब भी कभी कपड़े वगैरह उधेड़ेंगे ना, तो उसमें आपको दो तागे दिखाई देंगे, एक तो आपका इस तरीके से होगा और दूसरा आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका क्या होता है, दो सेट को मिला करके आपका जो है बुनाई करके वस्त्र आपके तैयार किए जाते हैं, है ना। जैसे कि आपने हस्तचलित जो पहले की प्रक्रिया होती थी उसको देखा होगा यहाँ पर, है ना। करघा की प्रक्रिया भी इसको बोलते हैं, है ना। आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, है ना। इसमें इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है वस्त्र को तैयार किया जाता है। एक विशेष प्रकार की बुनाई, क्या आपने कभी यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं। इनकी बुनाई निटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग करके वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। तो देखिए जो निटिंग होता है आपका, जो बुनाई होती है, उसमें क्या किया जाता है, एक ही तागे का यूज किया जाता है। जैसे कि आपने स्वेटर वगैरह किसी को बुनते हुए देखा होगा, तो उसमें आपका ये बड़ा सा गोला होता है ना, फिर इसी से आपका एक तागा निकलता है और उसी से क्या होता है, पूरा का पूरा आपका स्वेटर बन करके या फिर जो आपके ऊनी कपड़े होते हैं उनको बना करके तैयार किया जाता है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बधाई कहते हैं, निटिंग कहते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा विविंग और निटिंग क्या होता है ना। तो निटिंग में आपके सिंगल सेट यानी कि एक ही तागे का यूज किया जाता है, और जो आपका विविंग होता है उसमें आपके दो सेट का यूज किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। अब यहाँ पर मैंने इमेज के थ्रू भी आप लोगों को दिखा दिया, ये आपका क्या हो गया, आपका विविंग हो गया, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर निटिंग हो गया, है ना। तो जैसे कभी अपने जो आपके ऊन के बने कपड़े होंगे, अगर आप उनको उधेड़ कर भी देखेंगे ना, तो कोई इसमें से अगर आप एक तागा खींचेंगे तो पूरा का पूरा स्वेटर उधरता चला जाएगा, क्योंकि वो आपके एक ही सेट से बना हुआ है ना। तो इसको क्या कहते हैं, हम निटिंग कहते हैं। यहाँ पर उसके बारे में बता रखा था कि जब मोजे वगैरह होते हैं, है ना, तो उसको यहाँ पर आज जब आप उधेड़ेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि वो आपका एक ही सेट से बना हुआ है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर दे रखा था। ठीक है, मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है ना। जैसे कि मोमफ्लॉग वगैरह, स्वेटर वगैरह लोग बुनते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बता रखा था सारी चीज़ें। अब यहाँ पर छोटा सा लास्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग
पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं की जो चमड़ी होती है ना, और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। यानी जो प्रारंभिक लोग थे, है ना, उसके बारे में बता रखा है कि वो लोग अपना जो वृक्षों की छाल होती थी, है ना, उससे अपने शरीर को ढकते थे, या फिर जो जंतुओं की चमड़ी होती है तो जंतुओं को मार वगैरह करके, मतलब मार के उनकी जो चमड़ी होती है वो उधेड़ करके उससे अपना क्या करते थे, वस्त्र बना करके पहनते थे, है ना, अपने शरीर को ढकते थे यहाँ पर। तो उसके बारे में बता रखा है। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डालियाँ, टोकरी बनाना सीख लिया। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन दे करके लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रारंभिक लोग थे, ठीक है, तो पहले तो उन्होंने जो वृक्षों की छाल थी उसका वस्त्र बनाया, फिर जो जानवरों की जो चमड़ी वगैरह होती थी उसका वस्त्र बनाया, फिर उन्होंने डलियाँ, ठीक है, या फिर जो टोकरियाँ वगैरह होती थी उनको बुनना स्टार्ट किया, है ना। फिर उसके बाद में जो रुई थी उसका जो उन्होंने वस्त्र बनाना शुरू किया। और जो रुई थी ये कहाँ पर मिलती थी, तो गंगा नदी के किनारे मिलती थी, है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। तो यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लैक्स है वो क्या है, आपका एक प्राकृतिक तंतु होता है, नेचुरल जो है फाइबर होता है। और इसकी जो एक कृषि कहाँ पर की जाती है, जो फ्लैक्स और रुई है, तो इसकी जो कृषि है वो आपकी नील नदी के किनारे की जाती थी, है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए थे। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई, परंतु क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ और जो पगड़ियाँ होती हैं को बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया। जैसे कि अब तो मतलब जो सिलाई का ज़माना चल दिया है, तो अलग अलग तरीके के लोग जो है अपना कुर्ती वगैरह या फिर अलग अलग तरीके के जो है शरारा वगैरह मतलब सिलाते हैं। मतलब अगर मैं लड़की लोगों की बात करें तो वो भी अपना जो है अलग अलग तरीके के शर्ट पैंट वगैरह सिलवाते हैं, है ना। लड़कियां भी अलग अलग तरीके के कपड़े पहनती हैं। बट यहाँ पर जो पहले के ज़माने होते थे उसमें अभी इतने चीज़ें विकसित नहीं थी, तो वो लोग जो वस्त्र होते थे उनको मतलब ऐसे लपेट करके ही पहनते हैं। जैसे कि अगर अभी भी देखेंगे तो जो साड़ियाँ वगैरह है ना, जो लुंगियाँ वगैरह या फिर जो आपकी पगड़ियाँ होती हैं, है ना, क्या इनमें कहीं पर भी कोई सिलाई की जाती है? नहीं की जाती है। ठीक है, इनको ऐसे ही पहन लिया जाता है ना। तो ये आपके पहले से ही चीज़ें चली आ रही हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर दे रखा है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अधिक विविधताएं देखने को मिलती है। अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग लोग वस्त्र यहाँ पर पहनते हैं। इसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। अब देखिए यहाँ पर हमने किन चीज़ों के बारे में पढ़ा, तो हम लोगों ने रुई के बारे में पढ़ा कि रुई जो आपकी कहाँ से मिलती है, आपकी कपास से मिलती है और कहाँ पर उगाई जाती है। तो वहाँ पर उगाई जाती है जहाँ की जो मृदा होती है वो काली होती है, जलवायु क्या होती है, उष्ण होती है। जैसे कि आपका मैंने बताया था गुजरात और महाराष्ट्र। फिर हम लोगों ने देखा जो आपकी कपास की खेती होती है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये पूरी बर्फ़ की चादर से ढकी हुई देखने को मिल जाएगी आपको, है ना। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरी पूरी बर्फ़ बिखरी हुई है ना। तो इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जो रुई होती है आपका क्या होती है, प्लांट से मिलती है ना। वस्त्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वस्त्र होता है ये किससे बनता है आपका, यहाँ पर पहले हमारा क्या होता है, तंतु होता है। फिर तंतु से क्या बनता है आपका, तागे बनते हैं। फिर तागे से क्या बनता है, हमारा वस्त्र बन करके यहाँ पर तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर। उसके बारे में हम लोगों ने तंतु के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो आपका एक पतला तागा होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर मतलब ठीक है, जो आपका एक पतला तागा होता है, इसमें भी देखेंगे तो आप जो है कई तागे आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, तंतु कहते हैं, है ना। कताई क्या होता है आपका, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। जो आपके रेशे होते हैं, है ना, जब इनसे तागे बनाए थे तो वो क्या होता है आपका, कताई होता है। ठीक है, बुनाई के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, जिसमें कि 2 सेट का यूज किया जाता है ना। इसके बाद में हम लोगों ने तागा पढ़ा था कि तागे जो होते हैं आपके तंतुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो एक तरीके से मैंने पूरा आपका यहाँ पर रिविजन भी करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे कि सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिएस्टर। ठीक है, वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो वस्त्र होते हैं किससे बनते हैं, तागों से बनते हैं। और जो तागे होते हैं वो किससे बनते हैं, आपके तंतुओं से बनते हैं। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है ना। तो क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक तंतु कौन से और कौन से आपके संश्लिष्ट तंतु है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। और इसके अलावा रुई और जूट
जैसे जो तंतु होते हैं आपके पादपों से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं, तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तागों की बुनाई 2 प्रकार से की जाती है जिससे वस्त्र बनता है ना। तो इसमें आपको 2 प्रकार में मैंने आप लोगों को बताया था। एक तो आपका हो गया विविंग, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं 2 सेट का यूज करते हैं, और एक आपका होता है निटिंग, जैसे कि स्वेटर वगैरह बिनना हो गया तो उसमें हम क्या करते हैं 1 सेट का यूज करते हैं तागों का, है ना। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ना। अब चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं ताकि आपका यहाँ पर और भी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाए, है ना। उनके तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए, है ना। तो यहाँ पर संश्लिष्ट तंतुओं के बारे में बताना है आपको और प्राकृतिक तंतुओं के बारे में बताना है। तो देखिए जो ऊन हो गया, रुई हो गया, रेशम हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, पटसन हो गया आपका प्राकृतिक तंतु हो जाएंगे। पॉलिएस्टर और जो नायलॉन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका संश्लिष्ट तंतु हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपके कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं पॉलिएस्टर और नायलॉन, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर सत्य और असत्य कथन को आपको बताना है। तंतुओं से तागा बनता है, बिल्कुल सही बात है, मैंने बोला ना जो तंतु होते हैं ना इनसे आपका तागा बनता है, फिर तागों से आपका जो है फैब्रिक यानी कि वस्त्र तैयार किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। रुई से बिनोले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। जो आपका कपास ओटना मैंने दिखाया था आप लोग को इमेज में, है ना, जो हस्तकंघा था उसके थ्रू कपास को क्या करते थे, ओटते थे, है ना। और उसमें क्या होता था जो रुई के आपके बीज होते थे उसको अलग किया जाता था। तो ये भी आपके यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ये भी आपका क्या है यहाँ पर सही है, ठीक है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं, हाँ ये भी आपका यहाँ पर ठीक है। आगे देखते हैं पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, नहीं, पॉलिएस्टर क्या होता है आपका एक कृत्रिम तंतु होता है, संश्लिष्ट तंतु होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है प्राकृतिक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर गलत, है ना। यहाँ पर सॉरी एक गलती हो गई, ठीक है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, नहीं वो तो आपका पटसन वगैरह, ठीक है, ये तो नहीं होगा आपका। ये किससे प्राप्त होता है, रेशम कीट कोकून से प्राप्त होता है ना। तो ये भी आपका यहाँ पर हो जाएगा गलत, ओके। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो रेशम तंतु होता है ये आपके रेशम कीट कोकून से प्राप्त होता है ना, पादप के तने से नहीं प्राप्त होता। ये तो आपका मिलता है जूट, है ना। आगे देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका जूट, जो पटसन होता है, जो रुई होती है, इससे क्या होता है आपका पादप तंतु मिलता है ना। मतलब इनसे आपके पादप तंतु मिलते हैं। और अगर जानता तंतु की बात करें तो जो भेड़ होती हैं, बकरियाँ होती हैं, फिर जो खरगोश हो गया, इनसे क्या मिलते हैं आपके जानतो तंतु मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सारी चीज़ देखा। रुई तथा पटसन पादपों के किन भागों से प्राप्त होते हैं। तो जो देखिए जो रुई होता है आपका जो कपास गोलक होता है यानी जो उसका फल होता है उससे प्राप्त होता है, और जो पादप यानी जो पटसन होता है ये किस भाग से प्राप्त होता है, जो तना होता है उसका ना, मैंने बताया था आप लोगों को, तने में रख दिया जाता है, तने को पानी में रख दिया जाता है, फिर उसका तना क्या होता है पूरा फूल जाता है ना। उससे फिर क्या होता है आपका जूट बनाया जाता है ना। नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो ये सभी चीज़ें मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी, है ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर चैप्टर 4 को कवर करेंगे, है ना। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी अगर आपके क्वेश्चन रह गए हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और या फिर कोई भी आपको सजेशन वगैरह देना हो, ठीक है, तो आप वो भी मुझे इस नंबर पे मैसेज करके या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं 7706974820, ठीक है। जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेगा। और क्लास कैसे लगी ये भी जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर को एक बार खुद से इसको रिवीजन जरूर कर लेना है ताकि आपको जो सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो सके, ठीक है। तो हालांकि मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से आप लोगों को बता भी दिया, एक बार आप खुद से रिवाइज कर लेंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि आपके माइंड में लंबे टाइम के लिए चीज़ें रह जाएंगी, ठीक है। आप अपने एग्जाम में इन चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे, है ना। तो फिर क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस भी आप लोगों को मैं कराती रहूँगी बीच बीच में। जैसे ही आपका क्लास 6 कंप्लीट होता है उसके बाद में जो क्लास 6 की कंप्लीट आपकी एनसीईआरटी है उसको मैं एक क्लास में कवर भी कराऊंगी, फिर लास्ट में मैं आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह करा दूँगी, ठीक है। तो अभी तो आपका नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं आया, तो फरवरी या फिर मार्च तक आपका जो एनसीईआरटी वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से एनसीईआरटी कवर करने के बाद में आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।